वेलकम बैक। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम दिफा के लिए है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स समेत दीगर पाबंदियां बिलाजवाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में इजहार ख्याल। कहा पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का अगला सेशन 2 जनवरी को है। ताली दोनों हाथों से बचती है। कौमी मफाद का तकाजा है, ज़ाती मफाद कुर्बान कर दें। मुल्क के मफाद में फैसले करेंगे तो मजीद मौशी इस्तेहकाम आएगा। कौमी मफाद को सामने रखकर गुफ्तगू शनीद होगी तो कौमी यकजहती को फरोग मिलेगा। डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज हैं उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। ये तो 100% पाकिस्तान के डिफेंस में इट इज जस्ट डिटरेंस, नथिंग एल्स। इट्स अ प्रोग्राम टू डिफेंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का ये प्रोग्राम है। इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कल हमारी पहली मीटिंग भी हो गई है पीटीआई के साथ। 2 जनवरी को उसका अगला सेशन है। कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। इसको सामने रखकर अगर ये गुफ्तगू शुनीद होगी, मुल्क के अंदर एक कौमी यकजहती जिसकी यकीनन बहुत ज़रूरत है, उसको फ़रोग़ मिलेगा और हमारी जो ये तरक्की का जो पहिया है वो तेज़ी से घूमेगा। पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क कौम को बेपनाह इसका फ़ायदा होगा। माशी जो इस्तेहकाम आ रहा है उसमें मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। ताली दोनों हाथों से बजती है और मुझे उम्मीद है कि दोनों पार्टियां पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम देंगी। शूमी किस्मत है। जिन दिनों में कत्ल गारत हो रही थी उस वक़्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी। काश ये वसाइल 12 चिनार में इसको ख़त्म करने के लिए अगर सूबाई हुकूमत सर्फ करती तो शायद नुकसान इतना ज़्यादा ना होता। वफाकी काबीना ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के आगाज़ का खैर मकदम करते हुए कहा है मुल्क को ट्रैक पर लाने के लिए अपोजिशन का मस्बत किरदार नागुज़ीर है। काबीना ने अज़म जाहिर किया कि मुल्क का मफाद सब पर मुकद्दम है, इस पर समझौता नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के अरकान मुल्की मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद हैं। इजलास में अहम कौमी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। मुज़ाकरात के लिए कमेटी की तश्कील पर काबीना अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत ने नेक नियति से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी, हमें बातचीत और मुकालमे से आगे बढ़ना होगा। इजलास में सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कौमी सलामती को हर हाल में मलहूज़ खातिर रखने पर जोर दिया गया। मफाहमत करोगे तो मफाहमत करेंगे, जफा करोगे तो फिर देखी जाएगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हम इन्हें फॉर्म 47 की ही हुकूमत समझते हैं, अभी मुज़ाकरात को चांस दे रहे हैं, हुकूमत की नीयत देखना चाहते हैं, हमें बानी पीटीआई तक बिला रोक टोक रसाई दी जाए। हमारी टीम ने उनको बताया कि हम लोग आपको फॉर्म 47 की हुकूमत कहेंगे। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। मुज़ाकरात को हम लोग चांस दे रहे हैं। हम लोग उनकी नीयत देखना चाह रहे हैं कि वो किस तरह आगे इस चीज को बढ़ाना चाहते हैं। मुफाहमत करेंगे तो हम लोग भी करेंगे, जफा करेंगे। हमारी एक्सेस इमरान खान साहब तक होनी चाहिए। हमने डायरेक्शन इमरान खान साहब से ही लेने हैं। किसी भी किस्म का वहाँ पे कतल नहीं होनी चाहिए, कोई स्टॉपेज नहीं होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि एक साइड पे आप दहशतगर्दी के केसेस भी चलाएं और दूसरी साइड पे आप अमन व अमान की बातें भी। मिलिट्री कोर्ट उठ के जुडिशरी जो एक सतून है उसका फंक्शन नहीं उठा सकते हैं कि सिविलियंस को वो ट्राई करके उनको सेंटेंस करें। ये बात गलत है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं और उसको चैलेंज किया जाएगा इंशाल्लाह। मकामी और बैनुल अक़वामी सितारे हरकत में आ गए, तब्दीली आने वाली है, बानी जल्द रिहा होंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं सालिसी वहाँ नहीं होती जहाँ कब्जा हो, बातचीत साहिब हुकूमत नहीं साहिब इक़्तिदार से होती है। अब भी वक्त है, सारे मामलात रिवर्स करो, कम से कम ये केसेस तो विड्रॉ करो। कानून बना दहशत गर्दों के लिए और चला रहे हो इन लोगों के ऊपर। दुनिया ने मजम्मत करनी शुरू कर दी, कोई फिक्र ही नहीं है। जमहूरियत को तबाह कर दिया। इमरान खान को दूर रखने की होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस हो, वहाँ नहीं होती जहाँ कब्जा हो। बातचीत उससे होती है साहिब इक़्तिदार, साहिब हुकूमत नहीं मुक़्तदिर हो। इमरान खान हर एतबार से बेंड कर रहा है। लोग कहते हैं कि इमरान खान ये कर ले, 500 दिन उसको बंद रखा और बेंड भी वही करे। बेंड उसको करना चाहिए जो जुल्म कर रहा हो, ना कि मजलूम से आप सवाल करते रहो कि यार तुम और झुक जाओ, मगर वो अपनी कौम की खातिर खड़ा रहेगा। इनकी खातिर झुकने के लिए बात है, बैक स्टेप करो, उसको राजी करो, मामलात को टोटल रिवर्स करो। ये कि इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें, मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज पर नहीं अमल करे। तब्दीली आने वाली है, जो सितारे हैं वो कॉन्फ्लुएंस में आ गए हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। 1-1.5 महीने से ज्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे। जिन लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया या ले रहे हैं सबका ट्रायल होना चाहिए।
यू आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, ये कायदे आज़म के अल्फाज हैं। मैं जिना हाउस का परस्तार नहीं हूँ, मगर कायदे आज़म के अक़वाल का परस्तार हूँ जिसने मुल्क बनाया। आरिफ अलवी चाहते हैं उनका लीडर अंदर और बाहर उनकी दुकान चलती रहे। इन्हें शोशे छोड़ने की बजाय अपने लीडर की रिहाई के लिए किरदार अदा करना चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं महाजर डे मनाने का फैसला सियासी जमात का है। सिंध में रहने वाले हर भाई को सिंधी समझते हैं, उर्दू बोलने वाले भी सिंधी हैं। मुज़ाकराती टेबल पे बैठे और आरिफ अलवी साहब जैसे लोग जो हैं वो इस तरह के खामाखाई सियासी शोशे छोड़ते हैं। वो क्योंकि वो चाहते ही है ना कि उनका लीडर जेल में रहे और पीछे वो अपने मजे करते रहे, उनकी दुकान चमकती रहे। आरिफ अलवी साहब, आपको ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि आप अपने लीडर की रिहाई के लिए कोशिशें करें। हम नहीं चाहते कि सियासतदानों के 80 केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चले, लेकिन अगर किसी क्रिमिनल ने कोई दहशतगर्दी की है और क्रिमिनल की दहशतगर्दी अगर उस ज़मरे में आती है तो उसका केस डेफिनेटली मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मैं समझता हूँ किसी और को दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी ने फैसला किया हुआ है, सिंध में हर रहने वाले को हम सिंधी समझते हैं, उर्दू बोलने वाले भी हमारे भाई, हम उनको सिंधी समझते हैं और हम तो कहते हैं कि जी वो खुद उर्दू बोलने वाले हमारे सिंधी हैं। तो ये उनकी अपनी एक तंजीम ने अपनी एक रखा हुआ है कोई इवेंट। हुकूमती हमने 3 पॉइंट्स रखे हैं। मुल्क में गैर कानूनी इकदाम बंद किए जाएं, पानी PTI और दीगर रहनुमाओं कारकुनान को रिहा किया जाए, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के तहत जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं मुल्क को मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। हमारी जद्दोजहद इस मुल्क के अंदर आईन और कानून की बालादस्ती, हम अपने मौक़िफ़ से किसी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। हमने 3 पॉइंट्स जो है ना उनके सामने रखे हैं। मुल्क में अनलॉफुल इलीगल इक़दाम हो रहे हैं, उसको बंद किया जाए। इमरान खान और जितनी भी हमारी लीडरशिप है वर्कर, उनको रिहा किया जाए। जो 9 मई का और 26 नवंबर का जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर जो है ना सीनियर तरीन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है ना जुडिशियल इंक्वायरी हो ताकि हक़ाइक़ सामने आ जाए, हम इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालें। तो इसलिए हमने जो है ना एक रास्ता दिया है, देखते हैं हुकूमत कितने संजीदा है। गारंटर के हवाले से तो ना हम किसी गारंटी मांगते हैं, ये पार्लियामेंट इस वक्त जो भी है उसके मुताबिक हम करेंगे। सर्वे कर ले, 99% लोग आपको कहेंगे इमरान खान के ऊपर केसेस गलत बनाए गए। मुज़ाकरात को मजाक की रात ना बनाएं, कौम की ख्वाहिश है बातचीत नतीजा खेज हो। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अमेरिका ने पाकिस्तान की फौजी अदालतों से सिविलियंस की सजाओं पर तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अदालतों से शहरियों की सजाओं पर तशवीश है। मैथ्यू मिलर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने ट्वीट में पाकिस्तान से मुनसिफाना ट्रायल और इंसानी हकूक के एहतराम का मुतालबा किया। लिखा कि ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक हो। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाओं पर बरतानवी हुकूमत का रद्द अमल। बरतानवी वजारत खारजा ने कहा है फौजी ट्रायल से मुनसिफाना ट्रायल के हक को नुकसान पहुंचता है। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन के ट्रायल में शफाफियत और आज़ादाना जांच का फुकदान है। बरतानिया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, मुतालबा करता है पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के आलमी मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। खबर देंगे आपको लाहौर से। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी और नून लीग कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान शरीक हैं। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी इजलास में शरीक हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी और नून लीग कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। GHQ हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक MNA बिलाल अहमद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। उन पर फर्द जुर्म उनके प्लीडर के जरिए आयद की गई। नामजद दीगर 2 मुल्जिमान को अदालत ने 3 बजे तक पेश होने की मोहलत दी। अदालत ने बानी PTI और दीगर की फुटेज फराहमी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत दरखास्तों पर आज फैसला सुनाएगी। अदालत ने साबिक MPA लतासब सत्ती की उम्रा अदायगी पर जाने की दरखास्त खारिज कर दी। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी मुदस्सिर खान की बाजियाबी केस की समाअत हुई। अदालत ने DGMI से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने DGMI को बंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा लापता अफराद कमीशन ना काम करता है और ना करने देता है, वो सिर्फ धोखा दे रहा है। इस कमीशन को तो बंद कर दे। अगर वो कमीशन काम करता तो ये दरखास्त गुजार यहाँ हाई कोर्ट क्यों आती। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा दरखास्त गुजार का शौहर मुजफ्फराबाद से लापता हुआ है, वहां FIR दर्ज है।
وفاقی وزیر داخلہ سے ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں عوام کو ریلیف دینے اور مسائل کے دیر پا حل کے لیے اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان مشکل حالات سے باہر نکل رہا ہے، ہر آنے والا دن پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید سنا رہا ہے، معاشی اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہے، مایوسی گناہ ہے اور مایوس عناصر کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ خالد مقبول نے کہا پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کراچی کی مقامی عدالت سے کے الیکٹرک کے خلاف بڑا فیصلہ آ گیا۔ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہونے والے کم سن اذان کو انصاف مل گیا۔ عدالت نے 6 سال بعد مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ سینئر سول جج ایسٹ جج امبرین جمال نے کے الیکٹرک حکام کے خلاف ڈگری جاری کر دی۔ الیکٹرک کو لواحقین کو 48,19,000 ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ ایڈوکیٹ عثمان فاروق نے دلائل میں کہا 2017 میں بارش میں کم سن اذہان جان کی بازی ہار گیا تھا، جس پر کے الیکٹرک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا گیا تھا۔ کے الیکٹرک کی غفلت واضح ہے، کے الیکٹرک گارڈ وائر لگانے میں ناکام رہی ہے۔ عدالت نے ہمارے ہرجانے کو درست قرار دیا۔ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں گھر سے بے ہوشی کی حالت میں ملنے والا ایک شخص دم توڑ گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے گھر سے 5 افراد تشویشناک حالت میں ملے تھے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ مزید جانتے ہیں نذیر شاہ سے۔ آپ بالکل دیکھیں میں اس وقت جنہ اسپتال کے اندر موجود ہوں جہاں ابراہیم حیدری سے 5 افراد کو شدید تشویشناک حالت میں لایا گیا تھا، جس میں ایک جاں بحق ہو گیا جبکہ 4 اس وقت بھی اندر ان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ رات کو پتہ نہیں ان لوگ نے کیا کھائے ہوئے تھے، تو ادھر ہم جینا اسپتال میں آئے، ان کے اسٹیشن نہیں مل رہے تھے، 1 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی آ رہا ہی نہیں تھا، ہم گود میں اٹھا کے لے کر گئے ان کو۔ دیکھیں نعمان ہے، پڑوسی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ گود میں اٹھا کر مریضوں کو اس لیے اندر بھاگے کہ یہاں اسٹریچر کی سہولت موجود نہیں تھی۔ رات کو انہوں نے کوئی ایسی شے کھائی تھی جس کے سے ان کی حالت تشویشناک ہوئی، اور جنہ اسپتال کی جو حالت ظاہر ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ لوگ اسٹریچر کے لیے یہاں پر لڑ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اندر ان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ جی آزاد کشمیر میں وادی نیلم نگدر کے مقام پر بارات کی گاڑی دریائے نیلم میں جا گری۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور دولہا زخمی ہو گیا۔ ڈی سی نیلم کا کہنا ہے زخمی دولہے کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بارات مانسہرہ سے وادی نیلم کے نواحی علاقے جانگن جا رہی تھی۔ جاں بحق افراد کا تعلق مانسہرہ سے ہے۔ ملک میں انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھانے کے لیے جدید کیبل زیر سمندر کراچی پہنچ گیا۔ زیر سمندر جدید انٹرنیٹ کیبل کی لمبائی 45,000 کلومیٹر ہے۔ زیر سمندر 2 افریقہ سب مرین کیبل سے پاکستان کو 24 ٹیرا بائٹس بینڈ وڈتھ دستیاب ہوگی۔ اس وقت پاکستان کو 7 کیبل سے تقریباً 8 ٹیرا بائٹس بینڈ وڈتھ دستیاب ہے۔ 2 افریقہ سب مرین انٹرنیٹ کیبل 2025 کی آخری سہ ماہی میں فعال ہوگی۔ آئی ٹی ماہرین کا کہنا ہے اس اقدام سے انٹرنیٹ سپیڈ بڑھے گی، فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹا کی رفتار میں اضافہ ہوگا۔ ٹرانس ورلڈ کے تحت فرانسیسی کمپنی کی جانب سے کیبل کی تنصیب کا کام جاری ہے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی، جہاں پر نائب محتمیم مفتی فرحان نعیم جامعہ بنوریا نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور دین کو پھیلا رہے ہیں۔ تو 2019 میں جا کے ایک معاہدہ طے پایا اور اس معاہدے کے اندر بہت ساری اور بھی کلوزز تھیں۔ اس کے اندر ایک یہ بہت بڑی شق تھی کہ مدارس کو سہولیات فراہم کی جائیں گی ویزوں کے اعتبار سے، کہ جو طلبہ بیرون ممالک سے پاکستان کا رخ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں ان طلبہ کو این او سیز جاری کری جائے گی اور ان کو ویزے جاری کیے جائیں گے کہ وہ آرام سے تعلیمی ویزے کے اوپر پاکستان کے اندر آئیں، تعلیم حاصل کریں اور اپنے ممالک میں جا کے سرو کریں جا کے معاشرے کے اندر۔ تو جامعہ بنوریا کے چونکہ مسائل ایسے تھے کہ ہم تو اپنے کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر کے حالات تو وہی جانتا ہے جس کا گھر ہو، تو ہمارے حالات تو ایسے تھے، ہمارے پاس طلبہ موجود ہیں ہمارے پاس، تو ہمیں حکومت پاکستان نے ایک بہت اچھا ہمارے سامنے مطالبات رکھے کہ اگر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کروائیں اور وزارت تعلیم سے رجسٹریشن کروانے کے بعد آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، اور میں حکومت پاکستان کا اس پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور حکومت پاک ظاہر ہے جب آپ کسی ملک کے اندر کوئی اتنا بڑا دینی ادارہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ حکومت کے تعاون کے بغیر، حکومت کے ساتھ تعاون لیے بغیر آپ کا لیے چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ وہ ادارہ جن کا تعلق ہی داخلہ سے ہو، خارجہ سے ہو، اور جن کا تعلق ہی وزارت تعلیم سے ہو، تو اس کے ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم وزارت تعلیم کے بغیر چل سکیں۔
اور اس کی دوسری وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ صرف پاکستان میں واقع نہیں ہے. جامعہ کی جو شاخیں ہیں الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں قائم ہیں. امریکہ کے اندر باقاعدہ ہماری شاخیں ہیں, 3 شاخیں ہیں. برطانیہ کے اندر ہمارا باقاعدہ اپنا سینٹر بھی ہے, ہم سے ملحقہ ادارے بھی ہیں. کمبوڈیا میں ہیں, فلپینز کے اندر ہیں. دنیا کے مختلف ممالک کے اندر الحمدللہ جامعہ کے فاضلین جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ادارے قائم کرتے ہیں اور وہ جامعہ کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا, ایک تو ویزوں کا مسئلہ, اور دوسرا ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جب یہ طلبہ اپنے ممالک میں کام کرنا چاہتے ہیں, ادارے قائم کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے وہ حضرات فرماتے ہیں ان ممالک کا قانون ہے کہ آپ نے خود کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے, تو وہ بتاتے ہیں پاکستان سے. کس ادارے سے تعلیم حاصل کری ہے, وہ بتاتے ہیں کہ جامعہ بن نوریہ سے. کیا جامعہ بن نوریہ عالمیہ وزارت تعلیم پاکستان سے رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کو میں بتاتا چلوں, ہمارے پاس ابھی ڈاکٹر محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے یوگینڈا کے اندر جامعہ قائم کرنے 32 ایکڑ جگہ خریدی, اور 32 ایکڑ جگہ لینے کے بعد جب انہوں نے ادارہ قائم کیا وہاں پہ, تو سب سے پہلے ان کے پاس وہاں کی وزارت تعلیم آئی کہ آپ کی خود کی تعلیم کہاں سے ریکگنائزڈ ہے. انہوں نے بتایا پاکستان سے, جامعہ بن نوریہ سے. انہوں نے بولا آیا کہ وہ وزارت تعلیم میں رجسٹرڈ ہے, HEC کی ریکگنیشن ہے آپ کے پاس؟ اس وقت نہیں تھی, تو ان کا ادارہ تالا لگ گیا, نہیں چلا سکے ادارے کو. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ IBA سکھر میں کنووکیشن کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. Cannot be forgotten. Today, IBA Sakhar, as I said, is counted as one of the premier institutes of Pakistan and recognized world over. We are celebrating the graduation ceremony of 2024. In these 30 years, IBA has grown, as I said, as a 2-room school in 1994. It started having sub-campuses. We started from 2016 in Khairpur, and now we've got campuses in Kandkot, Dadu, Mirpur Khas, and Ghodki is inshallah going to start in the near future. In 2025, they'll start their classes. Chairman Bilawal Bhutto Zardari had come to Ghodki during the election campaign and had announced it, and we are proud that we are happy that we are fulfilling that promise made by Chairman Bilawal Bhutto Zardari. They say investing in education is investing in your future, and the government of Sindh is fully cognizant of this. We are investing a lot in our education sector, may it be primary education or up to higher education level. We are, in the government of Sindh, are the largest donors of public sector universities anywhere in Pakistan, and this promise continues. Today, Chairman Bilawal Bhutto Zardari has asked me, and I am happy to announce that inshallah we will set up a campus in Kambar Shadat Court soon, campus of Sakhar IBA. Enough about IBA. Today is the day of the students, the ones who are graduating. You are the scientists who will solve pressing problems, educators who will inspire future generations, the leaders who will fight for justice, and entrepreneurs who will drive innovation. I urge you to never forget that your success is tied to the well-being of your community and your nation. You, as I said, are the future leaders of Pakistan, and inshallah, along with Chairman Bilawal Bhutto Zardari, you, the students, will lead Pakistan to greater heights. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا.